मोबाइल में फॉर्मेट मारने बंद करते चलते इसका बहुत टाइम चलता है। सही राइट पुराना मॉडल का मोबाइल है। चलिए सभी को गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। अंदर पेंसिल है। चलिए तो आज इसमें शुरू करेंगे हिस्ट्री में जो है गवर्नर जनरल, ठीक है। हाँ, इसमें गवर्नर जनरल शुरू होगा, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो अभी तो देखेंगे गवर्नर, उसके बाद देखेंगे गवर्नर जनरल, ठीक है, उसके बाद देखेंगे वायसराय। चलिए शुरू करते हैं। और आज ज्योग्राफी में जो है आपको नदी, ठीक है, SW नदी का डाले थे, नदी को रिवीजन करवा देंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बताइएगा कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था उसका क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। चलिए ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था उसका क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। याद रखना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बिल्कुल पूछेगा आपसे कि रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल कब से कब तक था? 1757 से 1760, ठीक है, 1757 से 1760, फिर पुनः 65 से, ठीक है, 1765 से फिर 1767 तक रहा था, ठीक है। जब वो दोबारा आया ना गद्दी पर, जब दोबारा वो गवर्नर के पद पर बैठा, ठीक है, 67 में, 1767 में, 1765 में, 1765, तो 1765 में जब वो दोबारा गवर्नर के पद पर बैठा तो उसने सबसे पहले द्वैध शासन का शुरुआत किया था। द्वैध शासन 1765 में, 1765 में पता होगा कि 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुआ था, ठीक है। इसी इलाहाबाद के संधि के तहत बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुआ था रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। इसी तीनों प्रांत में जो है द्वैध शासन का शुरुआत किया था। चलिए तो यहाँ प्रश्न पूछेगा आपसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव। यहां से फिर पूछेगा इसका शासनकाल, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1757 से 1760। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, 1757 में, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? प्लासी का, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध में कौन मारा गया? सिराजुद्दौला। याद रखना है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का हत्या हुआ था, ठीक है। और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध तिलगुट सेना के बीच हुआ था, ठीक है। एक तरफ अंग्रेज लड़ रहा था और एक तरफ जो है शाह आलम द्वितीय लड़ रहा था और शुजा-उद-दौला लड़ रहा था। और तिलगुट सेना में शुजा-उद-दौला था और एक मीर कासिम था, ठीक है, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और एक था
शाह आलम द्वितीय। ये तिलगुट सेना में था, ये तिलगुट सेना में था और अंग्रेज अकेला लड़ रहा था, ठीक, याद रखना है। तो और 1765 में एक पॉइंट ये पूछता है, द्वैत शासन का शुरुआत 1765 में, 1765 में, चलिए ठीक है, बिल्कुल से 1765 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताएगा कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद अगला गवर्नर कौन आया था। रॉबर्ट क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग्स नहीं होगा, वारेन लास्ट है, ठीक है, वारेन लास्ट। रॉबर्ट क्लाइव के बाद आया वारेन लास्ट और वारेन लास्ट के बाद आया कार्तियार, ठीक है। वारेन लास्ट के बाद कौन आया था, कार्तियार। कौन आया था, कार्तियार, ठीक है। कार्तियार का शासनकाल था 69 से 72, 1769 से 1772 तक किसका शासनकाल था, कार्तियार का। किसका, कार्तियार का, चलिए ठीक है। कार्तियार के बाद आया वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वारेन लास्ट और वारेन लास्ट और कार्तियार के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, पूछता आपसे रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स से, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बताएंगे, किसका, हाँ देखिए 72 से 74 तक वारेन हेस्टिंग्स जो था वो 72 से 74 था तक वो गवर्नर के पद पर रहा था, बंगाल के गवर्नर, ठीक, याद रखना है। 72 से 74 तक वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर के पद पर रहा था। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। इस प्रकार से बंगाल का अंतिम गवर्नर जो हुआ वो रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग्स हुआ और प्रथम गवर्नर जनरल जो हुआ वो वारेन हेस्टिंग्स हुआ, ठीक है, याद रखना है। बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल कौन कहलाया, वारेन हेस्टिंग्स। कौन कहलाया था, वारेन हेस्टिंग्स, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, वारेन हेस्टिंग्स। और पता होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था, विश्वविद्यालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था, वो भी किसके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। वारेन हेस्टिंग्स पूछ लेगा कि आपको पूछेगा आपसे कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था उस समय वायसराय के पद पर कौन थे, सॉरी वायसराय नहीं होगा, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है, कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स, चलिए ठीक है, बिल्कुल से कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। और कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था 1774 में, उसका मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को, सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था, सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। और सर एलिजा इम्पे न्यायाधीश के पद पर से शपथ 1782 में दिए थे। कब दिए थे, सॉरी इस्तीफा, 1782 में इस्तीफा। सर एलिजा इम्पे इस्तीफा कब दिए, 1782, ठीक है। सर इम्पे इस्तीफा कब दिए थे, 1782 में, 1782 में सर एलिजा इम्पे क्या कर दिया था, इस्तीफा, ठीक है, इस्तीफा पूछेगा आपसे, इस्तीफा कब दिए थे, 1782 में, 1782 में इस्तीफा दिया गया था, ठीक है। चलिए, और यहाँ से वारेन हेस्टिंग्स से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था, ठीक है, वो बंगाल का वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ही बंगाल का एक गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था, महाभियोग लगाया गया था, चलिए ठीक है। चलिए, और देखिएगा एक बंगाल का ब्राह्मण था नंद कुमार, ठीक है, एक बंगाल का ब्राह्मण था नंद कुमार, उसको जो है फांसी दिलवाया था ये वारेन हेस्टिंग्स ही, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ही नंद कुमार को फांसी दिलवाया था, जो बंगाल का था। कहाँ के था, बंगाल का था। याद रखना क्या नाम था उसका, नंद कुमार, ठीक है, वो ब्राह्मण था, क्या था, ब्राह्मण, उसको फांसी दिलवा दिया था, याद रखना है, कौन, नंद कुमार। वारेन हेस्टिंग्स झूठा आरोप लगाया ब्राह्मण था जिसका नाम था नंद कुमार, ठीक है। तो बंगाल का एक ब्राह्मण था नंद कुमार जिस पर झूठा आरोप लगाकर उसे फांसी दिलवा दिया था, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा बंगाल का कौन सा ब्राह्मण था जिस पर फांसी, बंगाल का वह कौन सा ब्राह्मण था जिसको झूठा आरोप दिलाकर फांसी दिलवा दिया था, तो उसका नाम था नंद कुमार। क्या नाम था उसका, नंद कुमार। क्या नाम था उसका, नंद कुमार, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, नंद कुमार। और इसमें एक याद रखना है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसको फांसी के द्वारा, वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसको महाभियोग द्वारा हटाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स। किसको हटाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ से प्रश्न भी इससे आता है, इसमें
कि पूछेगा आपसे कि भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसके समय हुआ था। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसके समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, याद रखना किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स। देखिए वारेन हेस्टिंग जो है वारेन हेस्टिंग के समय भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में 1785 में याद रखना है 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। लेकिन पूछेगा आपसे कि भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस। ठीक है, विलियम विल्किंस। देखिए एक उनका नहीं, क्या नाम है उसका? नहीं, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का है ना? कालिदास का एक पुस्तक है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम का भी अंग्रेजी अनुवाद नहीं, विलियम जोन्स किया था। ठीक है, विलियम जोन्स किया है। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है, लेकिन भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो किया वो विलियम विल्किंस किया है। पूछेगा आपसे कि भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसके समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसके समय हुआ है? वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय किया गया है। और देख यहाँ से एक और पूछता है मनु स्मृति। ठीक है, मनु स्मृति का भी अंग्रेजी अनुवाद हुआ है, वो किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स। किसका अनुवाद? मनु स्मृति। पूछेगा आपसे कि मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ है? तो 1776 में। 1776 में मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। ठीक है, किस नाम से? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया है एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। किसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ है? मनु स्मृति का। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। और अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है, पता होना चाहिए। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? नाटक। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? नाटक है। मुद्रा राक्षस किनका है? विशाख दत्त का है। ठीक है, और उसी प्रकार से जो है अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का है। अभिज्ञान शकुंतलम कुमार संभव। ठीक है, ये सब किनका है? कालिदास का है। लेकिन पूछेगा आपसे कि अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? तो एक नाटक है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम ये क्या है? नाटक है। तो ही अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का जो है अंग्रेजी अनुवाद किया गया था किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय 1789 में। यानी अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक था, उसका अंग्रेजी अनुवाद 1789 में किया गया था। किसके समय किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, किसके समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए 85 तक रहा था ना? हाँ, कॉर्नवालिस हो जाएगा अभी। कार्नवालिस चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 1789, नहीं होना चाहिए। 85 में फिर दोबारा आया था नहीं। ठीक है, कुछ यहाँ पर और होना चाहिए। तो याद रखना है, छोड़ो डेट। अभिज्ञान शकुंतलम जो है नाटक है, उसका जो है अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया था और किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक, किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स। विलियम जोन्स किया था, लेकिन विलियम विल्किंस किया था भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद। चलिए ठीक है, बताएगा कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया था? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बताएगा। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स। ठीक है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स। चलिए ठीक है, पूछेगा आपसे कि द एशियाटिक सोसाइटी बंगाल का गठन कब हुआ था? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ था? 1784 में। ठीक है, बिल्कुल से 1784। पीस्ट इंडिया एक्ट 1784। पीस्ट इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। पूछता है कि पीस्ट इंडिया एक्ट किसके समय आया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। अगर पूछ लेगा आपसे कि बताइए पीस्ट इंडिया एक्ट जिस समय आया था, ठीक, उस समय ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री जो थे उनका क्या नाम था? विलियम पिट।
क्या नाम था? विलियम पिट्स। क्या नाम था? विलियम पिट्स। चलिए ठीक है। तो 1784 का जो ईस्ट इंडिया एक्ट आया था, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट आया था, ये पूछता है कि उस समय गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। 1784 में आया था ईस्ट इंडिया एक्ट। इसी के तहत ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। उस समय जो है गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए ठीक है, बिल्कुल आगे बताइएगा। तो अभी बता रहे थे कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में 1784 में किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए ठीक है। और बनारस में संस्कृत विद्यालय का स्थापना कब हुआ था? किसके समय हुआ था और कब हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था और 1782 में हुआ था। 1782, ठीक है, 1782। बनारस में संस्कृत विद्यालय का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1782 में। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल, जोनाथन डंकन के द्वारा 1782 में, जोनाथन डंकन के द्वारा 1782 में संस्कृत विद्यालय का स्थापना कहाँ किया गया था? बनारस में। कहाँ किया गया था? बनारस में। चलिए ठीक है, बिल्कुल से कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। चलिए ठीक है, बनारस में हुआ था। चलिए आगे बताइएगा। बताना है कि बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1804 में। ठीक है, बम्बई में कब हुआ था? 1804। कब हुआ था? 1804 में किया गया था। ठीक है, याद रखना। और लंदन में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का स्थापना 1823 में। ठीक है, ब्रिटेन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का स्थापना ब्रिटेन में लंदन में कब हुआ था? 1823 में। ठीक है, 1823 और मुंबई में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1804 में। 1804, ठीक है। और द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ था? 1784। अरे बनारस संस्कृत विद्यालय का स्थापना जो है 1782 में हुआ था, जोनाथन डंकन के द्वारा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। उसमें गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, याद रखना है, द्वैत शासन का समाप्ति 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के समय ही हुआ था, याद रखना है। और बताए थे 1780 में जो है 1780 में जो द बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया गया था हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा? हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की, उसी का नाम है जेम्स अगस्टस हिक्की। चलिए ठीक है। और बताए थे कि एक बंगाल का जो है ब्राह्मण था जिसका नाम था नंद कुमार, उस पर जो है झूठा आरोप लगाकर वारेन हेस्टिंग्स ने फांसी दिलवा दिया था। वारेन हेस्टिंग्स किया था? फांसी दिलवा दिया था। और एकमात्र गवर्नर जनरल जो है बंगाल का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसपे महाभियोग लगाया गया था, याद रखना है इसको, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए ठीक है। एक यहाँ से पूछता है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने लाई थी? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, ठीक है, रिंग फेंस पॉलिसी किसने लाया था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्या था बता देते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, अगर कोई क्षेत्र का राजा, ठीक है, का मृत्यु हो जाता है, अगर और उस क्षेत्र का कोई उत्तराधिकारी नहीं बनता है तो उसको अंग्रेज जो है अपने कब्जे में कर लेता था। इसी का सबसे ज्यादा प्रयोग करने का काम जो किया था वो किया था डलहौजी। ठीक है, इसी का सबसे ज्यादा प्रयोग कौन किया था? डलहौजी। ठीक है, जिसका नाम दिया था हड़प नीति। इसका नाम क्या दिया था? हड़प नीति। चलिए ठीक है। तो पूछेगा आपसे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने लाया था? हाँ, यानी पूछ लेगा आपसे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित थे? तो वारेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए ठीक है। पूछेगा आपसे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन कब हुआ था? यानी राजस्व परिषद
राजस्व परिषद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसी को क्या कहते हैं, राजस्व परिषद। तो पूछेगा आपसे कि राजस्व परिषद का गठन किसके समय हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स के समय ही राजस्व परिषद का गठन किया गया था। राजस्व परिषद, राजस्व परिषद का गठन किसके समय हुआ है, वारेन हेस्टिंग्स। उसी का नाम है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो याद रखना कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो गठन हुआ था वो किसके समय हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन कब हुआ था, 1772, 1772। यानी राजस्व परिषद का गठन जो हुआ कब हुआ, 1772 में। किसके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। यानी जिस समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन हुआ था, यानी राजस्व विभाग का गठन हुआ था, उस समय जो है बंगाल में गवर्नर के पद पर थे। उस समय कौन सा पद पर थे, गवर्नर के पद पर थे वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि 1773 में आया था गवर्नर जनरल का पद हुआ, तो उस समय गवर्नर के पद पर कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए ठीक है, और अभी बताए थे कि 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया था, किनके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। चलिए ठीक है, और 1784 के जो है 1784 में आया था पीस्ट इंडिया एक्ट, उसी के तहत जो है आपको बता देते हैं कि 1784 के पीस्ट इंडिया एक्ट के तहत जो है अंग्रेज जो भारत में जिस क्षेत्र पर कब्जा किया था उस क्षेत्र को जो है ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। ठीक है, यानी जिस भारत में जिस क्षेत्र पर ब्रिटिश कब्जा किया था उस क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का भी गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन हुआ था। चलिए ठीक है, बताइएगा कि कौन सा एक्ट के तहत जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था किया गया था, 1813। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, 1813 बिल्कुल सही, 1813। चलिए ठीक है, तो हम बता रहे थे 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना जो हुआ था वो किसके समय, वारेन हेस्टिंग्स। किसके समय हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स। किसके समय, वारेन हेस्टिंग्स के समय किया गया था। चलिए ठीक है, आगे बताएगा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग्स फेंस पॉलिसी किसने लाया था, वारेन हेस्टिंग्स लाया था। किसने लाया था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही लाया गया था। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के बाद वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो शासनकाल रहा था वो किसका रहा था, कॉर्नवालिस जी का, मैकफर्सन आया था। ठीक है, मैकफर्सन 1785 से 1786, 1785 से 1786, 1785 और 1786। ठीक है, 1785 से 1786 यानी 1 साल का शासनकाल रहा था किसका, सर जॉन मैकफर्सन का, सर जॉन मैकफर्सन। ठीक है, सर जॉन मैक्स पूछेगा वो अस्थाई गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, सर जॉन मैकफर्सन का। ठीक है, वो अस्थाई गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था, सर जॉन मैकफर्सन। ठीक है, सर जॉन मैक्सफर्सन, सर जॉन मैक्सफर्सन। वो अस्थाई गवर्नर जनरल के पद पर कौन नियुक्त हुए थे, सर जॉन मैक्सफर्सन। सर जॉन मैक्सफर्सन के बाद जो है अगला गवर्नर जनरल बन के आए थे जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसका क्या नाम था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, एक पॉइंट भूल गए इसमें, देखिए 1774 में यानी उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर विलियम वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, 1774 में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर विलियम वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। और वारेन हेस्टिंग्स के समय ही 1774 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था रोहिल्ला का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध, रोहिल्ला। ये पूछता है कौन सा युद्ध, रोहिल्ला का युद्ध। पूछेगा आपसे कि रोहिल्ला का युद्ध कब हुआ था, 1774 में, 1774 होगा, 64 नहीं, 1774। हाँ, 1774 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था रोहिल्ला का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध, रोहिल्ला। कौन सा युद्ध, रोहिल्ला के युद्ध। ठीक है, देखिए रोहिल्ला का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, सुजा-उद-दौला। ठीक है, कौन था, सुजा-उद-दौला। ठीक है, कौन था, सुजा-उद-दौला। और सुजा-उद-दौला और एक अवध का नवाब था, और अवध का नवाब था। ठीक है, और हाँ, अवध का नवाब,
हम बोले ये बोले कि शुजा उदौला जो एक अवध का क्या था, नवाब था, तो शुजा उदौला, ठीक है, शुजा उदौला और रोहिल्ला के द्वारा, ठीक है, शुजा उदौला और रोहिलाओं के द्वारा, रोहिलाओं यानी अफगानियों, ठीक है, अफगानियों रोहिलाओं बोला गया था अफगानियों के, ठीक है, हाँ, तो रोहिलाओं बोला गया था अफगानियों के, तो अफगान और इसमें जो है शुजा उदौला के बीच एक युद्ध हुआ था 1774 में, जिसको कहते हैं रोहिलाओं का युद्ध, यानी रोहिल्ला का युद्ध। कौन सा युद्ध? रोहिला। तो 1774 में रोहिला का युद्ध हुआ था। उस समय जो है बंगाल में गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए ठीक है, बिल्कुल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। चलिए ठीक है। और प्रथम मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला था, जानते हैं कब से कब तक? 1775 से 82 तक, ठीक है, 1775 से 82। तो 1775 से 1782 तक एक युद्ध चला था जिसका नाम था आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, याद रखना। देखिए, आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये पूछता है, तो सालाबाई की संधि 1782 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, याद रखना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एक संधि के तहत समाप्त हुआ था जिसका नाम था सालाबाई की संधि, ठीक है। तो कौन सा संधि के तहत? सालाबाई के संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और द्वितीय कौन सा युद्ध होगा इसमें? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, नहीं, 80 से 84, ठीक है, 80 से 84। पहला हुआ था 67 से 69, ठीक है, 67 से 69। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम कब हुआ था? 67 से 69, ठीक है। और दूसरा हुआ था 80 से 84, 80 से 84। चलिए, प्रथम में हुआ था कौन सा युद्ध? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि, ठीक है, महामंगलम श्री, ठीक है, मंगलौर की संधि के तहत दूसरा हुआ था जो 80 से 84 तक चला था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। पूछेगा आपसे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा आपसे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल में, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए ठीक है। और द्वैत शासन की समाप्ति भी किसके समय हुआ है? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। तो हम बता दिए थे, यहाँ पर चल रहे थे कि 1785 से 1786 तक शासनकाल था सर्जन मैकफार्सन का, ठीक है। उसके बाद जो है 1786 से 1793, ठीक है, 1786 से 1793 तक जो है गवर्नर जनरल के पद पर कौन रहते? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, कौन रहते? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। उसके बाद 1805 में दोबारा आते हैं, ठीक है, फिर मृत्यु हो जाता है। दोबारा आते हैं ना कॉर्नवालिस, तो फिर मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से, ठीक है, 1786 से 1793 तक शासनकाल था किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए ठीक है, बिल्कुल से लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा एक कोड लाया गया था जिसका नाम था कॉर्नवालिस कोड, याद रखना है। और कॉर्नवालिस कोड जो था वो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कॉर्नवालिस कोड किस पर आधारित है? शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, ठीक, याद रखना है। और 1793 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लगाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब लगाया गया था? 1793, ठीक, याद रखना है, 1793। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो लगाया गया था उसमें भूराजस्व का मतलब जमींदारों के द्वारा जो उपज होता था उसका कितना प्रतिशत लिया जाता था? 90%, ठीक है। कितना प्रतिशत? 90%, याद रखना। ये पूछता है कि भूराजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, सॉरी, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत भूराजस्व कितना लिया जाता था? 90%। कितना परसेंट? 90%, ठीक है। कितना परसेंट? 90% लिया जाता था, याद रखना। कितना परसेंट लिया जाता था? 90%। लेकिन पूछता है कि
अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का योजना किसने बनाया था? सर्जन सौर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का योजना किसने बनाया था? सर्जन सौर, सर्जन सौर। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ कहाँ लगाया गया था? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ कहाँ लगाया गया था? बताएगा, कहाँ कहाँ लगाया था? बंगाल में लगाया था, बिहार में लगाया था, उड़ीसा में। ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ साथ बनारस में। ठीक है, किसमें? बनारस में। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 3 जगह लगाया था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। और इसमें मद्रास का भी कुछ क्षेत्र, ठीक है, मद्रास का जो ऊपरी एरिया था ना, मद्रास का भी कुछ क्षेत्र में लगाया गया था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, मद्रास का कुछ क्षेत्र है और बनारस, मद्रास और बनारस, मद्रास और बनारस। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो मद्रास और बनारस के कुछ क्षेत्र में जो है लगाया गया था कौन सा व्यवस्था? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। और योजना किसने बनाया था? सर्जन सौर, सर्जन सौर। चलिए ठीक है। और देखिए, भू राजस्व की और 2 व्यवस्था था, रैयतबाड़ी और महलबाड़ी। ठीक है, पूछा गया इस बार प्रश्न दरोगा में, रैयतबाड़ी और महलबाड़ी, रैयतबाड़ी और महलबाड़ी। ठीक है, देखिए, रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने लगाया था? कर्नल रीड। ठीक है, कर्नल रीड। पूछेगा आपसे कि बताइए, अस्थाई रैयतबाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लगाया गया था? तो कर्नल रीड के द्वारा। कर्नल रीड, कर्नल रीड, कर्नल रीड, कर्नल रीड। चलिए ठीक है, बिल्कुल से कर्नल रीड। देखिए, कर्नल पूछेगा आपसे यहां से कि रैयतबाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लगाया गया था? तो कर्नल रीड के द्वारा लगाया गया था। लेकिन एक होता है महलबाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ये भी पूछा भी गया था कि महलबाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लगाया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो व्यवस्था लाया गया था उसका नाम था महलबाड़ी व्यवस्था। ठीक है, कौन सा व्यवस्था? महलबाड़ी व्यवस्था। किसने लगाया था महलबाड़ी व्यवस्था? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, किसने लगाया था? हॉल्ट मैकेंजी। चलिए बिल्कुल। और रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने लगाया था? कर्नल रीड। ठीक है, रैयतबाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस। ठीक है, ध्यान रहता है कहाँ? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था हम पूछ रहे हैं। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तैयार कौन किया था? सर्जन सौर। तैयार कौन किया था? सर्जन सौर। चलिए ठीक है, देखिए, आज से पूछेगा आपसे कि रैयतबाड़ी व्यवस्था कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर लगाया गया था? पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि रैयतबाड़ी व्यवस्था कितना प्रतिशत क्षेत्र पर लगाया गया था? तो 51%। ठीक है, कितना प्रतिशत? 51। महलबाड़ी व्यवस्था लगाया गया था 30%। ठीक है, महलबाड़ी व्यवस्था 30% क्षेत्रफल पर लगाया गया था। कौन सा व्यवस्था? महलबाड़ी। ठीक है, तो महलबाड़ी व्यवस्था कितना प्रतिशत पर लगाया गया? 30%। और रैयतबाड़ी व्यवस्था 51%। ठीक है, 50 से 51%। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। और एक जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, जमींदारी कितना प्रतिशत? तो 19% पर लगाया गया था। जमींदारी व्यवस्था कितना प्रतिशत पर लगाया गया? 19% पर लगाया गया था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था। चलिए, महलबाड़ी 30। ये पूछता याद रखना कि महलबाड़ी जो है भू संग्रह करने की एक पद्धति था। ठीक है, प्रणाली था महलबाड़ी व्यवस्था। इसको कौन लगाया था? हॉल्ट मैकेंजी। महलबाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, महलबाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। और महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भू राजस्व वसूला जाता था? 30%। और रैयतबाड़ी व्यवस्था में 51%। ठीक है, रैयतबाड़ी व्यवस्था में 51%। रैयतबाड़ी व्यवस्था में 51%। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, जमींदारी भू राजस्व व्यवस्था किसको कहते हैं? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को ही कहते हैं जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था यानी जमींदारी पद्धति। कौन सा व्यवस्था को कहते हैं? अस्थाई बंदोबस्त। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, तो अभी बताए थे कि जमींदारी व्यवस्था, अगर जमींदारी व्यवस्था या फिर पूछे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, दोनों लगाने का काम कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बोल दिए ना, ठीक है थे, अस्थाई बंदोबस्त सही तो है। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस नहीं जाएगा जी। लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। और रैयतबाड़ी, ठीक है, रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने लगाया था? कर्नल रीड। ठीक है, कर्नल रीड। और एक और नाम था, टॉमस मुनरो।
ठीक है, दोनों देगा, कर्नल रीड और थॉमस मुद्रो, कर्नल रीड और थॉमस मुद्रो कौन सा व्यवस्था, रैयतवाड़ी। चलिए ठीक है, और महलबाड़ी व्यवस्था कौन लाया था, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताएगा कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक किसको कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ कह सकते हैं भारत में सिविल सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक या सिविल सेवा का जनक कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए ठीक है, बिल्कुल से। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का मृत्यु जानते हो कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मृत्यु हुआ उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर जिला, गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश में जो है गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद नहीं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जो है मृत्यु हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अच्छा बताएगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है, याद रखना है, पूछता है। हाँ 90 से 92, 90 से 92, हाँ 90 से 92, 90 से 92। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। और 1792 से 1792 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में अपना जो है राजधानी कौन बनाया था, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान किसका बेटा था, हैदर अली का, हैदर अली। ठीक है, हैदर अली जो है मैसूर का शासक कब बना था, 1761 में। ठीक है, 1761 में हैदर अली जो है शासक बना था। ठीक है, किसका, मैसूर का, मैसूर का शासक बना था कौन, हैदर अली। याद रखना कौन बना था, हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली। ठीक है, हैदर अली का जो हत्या हुआ था वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किसका हत्या हुआ था, हैदर अली का हत्या 1782 में, 1782। लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो चला था वो 1780 से 84 तक, 85 नहीं, 1780 से 1784, 80 से 84, 1780 से 1784, 1780 से 1784। चलिए ठीक है, बिल्कुल से 1780 से 1784 तक चला था। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, बिल्कुल सही, कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी आया था किसके समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो अगला गवर्नर जनरल आए थे उनका क्या नाम था, सर्जन सॉर। ठीक है, सर्जन सॉर, कौन आए थे, सर्जन सॉर। चलिए देखिए, फिर से बताते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जो बने थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जो बने थे उनका क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक, फिर पुनः 1765 से 1767 तक रहे थे। ठीक है, तो बारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव के बाद अगला गवर्नर जो बन के आए थे बंगाल का उनका क्या नाम था, बारेन लास्ट। ठीक है, बारेन लास्ट के बाद आए थे कार्तियार के बाद आए बारेन हेस्टिंग्स, कार्तियार के बाद कौन आए थे, बारेन हेस्टिंग्स। कौन आए थे, बारेन हेस्टिंग्स। किसके बाद, कार्तियार के बाद। और कार्तियार के बाद बारेन हेस्टिंग्स आए, और बारेन हेस्टिंग्स के बाद कौन आए थे, सर्जन मैकफर्सन 1 साल के लिए आए थे। ठीक है, सर्जन मैकफर्सन कितना साल के लिए, 1 साल के लिए आए थे, और जो है वो अस्थाई गवर्नर बनकर आए थे, वो अस्थाई गवर्नर जनरल बनकर आए थे। 1785 से 1786 तक रहे थे। ठीक है, पुनः 1786 से 1793 तक शासनकाल था किसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। पुनः लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद कौन आए थे, सर्जन सॉर। कौन आए थे, सर्जन सॉर। ठीक है, पुनः लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद कौन आए थे, सर्जन सॉर। सर्जन सॉर का शासनकाल था 1793 से 1798, 1793 से 1798, 1793 से 1798, याद रखना है, 1793 से 1798 तक कौन रहे थे, लॉर्ड
यहाँ सर्जन सौर आएंगे, ठीक है। कौन आएंगे? सर्जन सौर, ठीक है। कौन रहते? सर्जन सौर, याद रखना है यहाँ तक, ठीक है। कौन आए थे? सर्जन सौर, सर्जन सौर, बिल्कुल सही है, सर्जन सौर रहे थे। देखिए, और ये सर्जन सौर के समय जो है निजाम और मराठा के बीच एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था खेड़ा का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध? खेड़ा। एक खेड़ा का युद्ध 1707 में भी हुआ है, ठीक है। एक खेड़ा का युद्ध कब हुआ है? 1707 में। एक खेड़ा का युद्ध कब हुआ है? 1707 में हुआ है, ठीक है। 1707 में किसके किसके बीच हुआ है खेड़ा का युद्ध 1707 वाला? ताराबाई और साहू, ठीक है। ताराबाई और साहू के बीच 1707 में एक खेड़ा का युद्ध हुआ है, ठीक है, याद रखना है। और एक 1795 में, 1795 निजाम तथा मराठों के बीच एक युद्ध हुआ है, एक युद्ध हुआ है खेड़ा का, ठीक। कौन सा युद्ध? खेड़ा का युद्ध कब हुआ है? 1795, 1795। अगर पूछ दिया आपसे कि बताइए निजाम तथा मराठों के बीच खेड़ा का युद्ध जिस समय हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? सर्जन सौर थे, ठीक है। कौन थे? सर्जन सौर। सर्जन सौर का शासनकाल था 1793 से 1798, 1793 से 1798, 1793 से 1798, ठीक है। उसके बाद पुनः आए थे जिसका नाम था लॉर्ड बेलाजली, लॉर्ड बेलाजली, लॉर्ड बेलाजली। लॉर्ड बेलाजली का शासनकाल था 1798 से 1805 तक, 1798 से 1805 तक किसका शासनकाल था? लॉर्ड बेलाजली, बिल्कुल सही है। सहायक संधि, ठीक है। सहायक संधि का पद्धति कौन शुरू किया है? लॉर्ड बेलाजली। सहायक संधि का पद्धति कौन शुरू किया है? लॉर्ड बेलाजली। और सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो राज प्रांत बना था, क्षेत्र बना था, कौन था? सबसे पहले सहायक संधि जो स्वीकार किया था वो कौन किया था? सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद ने किया था जी, ठीक है। सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार जो किया था वो कौन किया था? हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद सहायक संधि सबसे पहले कौन स्वीकार किया था? हैदराबाद। और हैदराबाद सबसे पहले किया था कब? 1798, 1798, ठीक है। पूछता आपसे कि हैदराबाद सहायक संधि को स्वीकार कब किया था? 1798। यानी पूछेगा आपसे कि बताए 1798 में सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद, वही हैदराबाद, ठीक है, जिसका स्थापना चिलकलीज खां निजामुल मुल्क 1725 में किया था, ठीक है। निजाम उल मुल्क 1725 में, इसी का नाम है चिलकलीज खां, जो स्वतंत्र हैदराबाद का गठन किया था, स्वतंत्र हैदराबाद का गठन किया था। और वही हैदराबाद जो सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार भी किया था, ठीक है, याद रखना है। और सहायक संधि की पद्धति शुरू कौन किया था? लॉर्ड बेलाजली, लॉर्ड बेलाजली, लॉर्ड बेलाजली, ठीक, याद रखना है। चलिए बताएगा कि हाँ देखिए, बताए थे अभी कि हैदराबाद सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था, उसके बाद कौन किया था? मैसूर, ठीक है। मैसूर जो है सहायक संधि का स्वीकार कब किया है? मैसूर सहायक संधि को स्वीकार कब किया है? 1799, ठीक है। 1799 में फिर किया था तंजौर, ठीक है। तंजौर भी कब किया है? 1799। यानी मैसूर और तंजौर दोनों सहायक संधि को स्वीकार कब किया था? 1799। यानी मैसूर और तंजौर सहायक संधि को स्वीकार कब किया था? 1799। यानी मैसूर और तंजौर सहायक संधि को कब स्वीकार किया है? 1799। हैदराबाद सहायक संधि को कब स्वीकार किया है? 1798, 1798, 1798। चलिए ठीक है। अवध पूछता है, अवध 1801, 1801। अवध जो है सहायक संधि को स्वीकार कब किया था? 1801 में जी। 1801 में अवध सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है। बरार और भोसले किया था 1803 में, ठीक है। बरार और भोसले कब किया है? 1803 में। 1804 में क्या है? सिंधिया, 1804 में सिंधिया। और इंदौर के होलकरों जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, याद रखना। कहाँ पूछेगा आपसे कि कहाँ के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, इंदौर के होलकर सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। पूछेगा आपसे कि पेशवा सहायक संधि को कब स्वीकार किया था? पेशवा, हाँ, पेशवा सहायक संधि को 1802 में, 1802 में, ठीक है, याद रखना है। 1802 में पेशवा सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है। 1802 में, 1802 में, ठीक है, 1802। चलिए, और देखिए 1802 में ही बेसिन का संधि हुआ था। 1802 में बेसिन का संधि, 1802 पूछता है कि बेसिन का संधि कब हुआ था? तो 1802, ठीक है। बेसिन का संधि कब हुआ था? 1802। बेसिन का संधि कब हुआ? 1802 में, याद रखना, ठीक है। चलिए, और इसमें ज्योग्राफी में दिए थे बुक, ज्योग्राफी में दिए थे नदी, ज्योग्राफी बुक में क्या दिए थे? नदी ना, हाँ नदी था।
चलिए नदी पहली नदी। बताएगा कि भारत की नदियों को कितना भाग में बांटा गया है। बोल पहला, भारत की नदियों को कितना भाग में बांटा है, 2 भाग, ठीक है। हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी, ठीक है। हिमालय अपवाह नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा। दिमाग ऐसे पे नहीं। कहाँ चल गया जी? नदी चैप्टर है, नदी इतना कौन चैप्टर है, पढ़ने में मजा आता है। निकालो 189 वो तो निकला हुआ है। इसमें देख लो ना, कलम तो निकलते हैं। आ गया। चलिए देखिएगा इसमें नदी। तो अभी बताए थे कि भारत में जो नदियां हैं उसको 2 भाग में बांटा गया, ठीक है। हाँ, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। चलिए ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम जो हिमालय की नदियां, ठीक है। हिमालय की नदियां, हिमालय तंत्र की नदियां, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले सिंधु नदी, ठीक है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई कितना है? 2880 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से 20 किलोमीटर कम है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई से 20 किलोमीटर कम है, ठीक है। 20 किलोमीटर कम किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का है, सिंधु का। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 2900 है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना? 2900। और सिंधु नदी की कितना है? 2880। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, 2880। देखिए, सिंधु नदी हिमालय पार करके आती है। पूछता है कि कौन सी नदियां हिमालय पार करके आती है, तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, एक और कौन है? सतलज। तीनों नदियां जो है वो हिमालय पार करके आती है। ये पूछता है कि कौन सा नदियां जो हिमालय पार करके आती है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है, याद रखना है। चोमयुम डुंग हिमानी करके उसका नाम है, वहीं से निकलता है, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से। क्या? हाँ, ग्लेशियर है, ग्लेशियर हिमनद उसी को बोलते हैं ना, ठीक है। चोमयुंग डुंग हिमानी यानी ग्लेशियर से निकलता है, वो कौन सा नदी? सिंधु नदी, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलता है। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलता है, ठीक है। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और सिंधु नदी भी वहीं से निकलता है। चलिए, और पूछता है आपसे कि सिंधु नदी कहाँ गिरता है, कौन सा, किसमें गिरेगा? बंगाल की खाड़ी के अरब सागर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। सिंधु नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, ठीक है। सिंधु नदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ब्रह्मपुत्र नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो हम सब कहाँ जाएगा? पाकिस्तान जाएगा। ब्रह्मपुत्र करता सिद्ध अथी से, बाघ से करता है। दे दे पानी, 2 मतलब उधर निकल, सिंधु सप्तक उधर निकलता ना। चलिए, बताएगा कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन है? सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन है? चेनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास, ठीक है। चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, ठीक है। चेनाब, रावी, झेलम, ब्यास, चेनाब, रावी, झेलम, ब्यास। और सतलज, जास्कर, सतलज, जास्कर, ये सब किसका सहायक नदियां हैं? सिंधु का, ठीक है। किसका है? सिंधु का सहायक नदियां हैं। और सुनिए, कुर्रम और काबुल, ठीक है, काबुल, ये भी किसका सहायक नदियां हैं?
सतलज सिंधु का, ठीक है, किसका है, सिंधु का, किसका सहायक नदियां है, सिंधु का। एक गोमल करके नाम है, ठीक है, गोमल, गोमल, गोमल भी सहायक नदियां किसका, सिंधु का। तो याद रखना है कि सिंधु का सहायक नदियां जो है झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, जास्कर है, ठीक है, जास्कर है, गोमल है, ये सब किसका सहायक नदियां हैं, सिंधु का, ठीक है, किसका सहायक नदियां हैं, सिंधु का सहायक नदियां हैं, ठीक है, कहाँ किसका सहायक नदियां हैं, सिंधु का सहायक नदियां हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से पूछता है कि सिंधु में बाएं तरफ से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। पूछता है आपसे कि हाँ कि सिंधु में बाएं तरफ से कौन कौन सा नदी मिलेगा, बाएं तरफ से कौन कौन सा मिलेगा, तो रावी मिलेगा, चेनाब मिलेगा, झेलम मिलेगा, ठीक है, रावी, ब्यास, झेलम, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज, ठीक है, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज, ये सब जो है किसका सहायक नदियां है, सिंधु का। और किधर से मिलेगा, बाएं तरफ से, किधर से मिलता है, बाएं तरफ से, ठीक है, कौन कौन होगा, ब्यास, झेलम, रावी, चेनाब और सतलज, ये सब जो है नदियां सिंधु का सहायक है। और किधर से मिलेगा, बाएं तरफ से, किधर से मिलता है, बाएं तरफ से, ठीक है, याद रखना है। और गोलम, काबुल, गोलम, काबुल नदियां जो है सिंधु का सहायक नदियां, लेकिन दाएं तरफ से मिलता है, किधर से मिलेगा, दाएं तरफ से, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बताएगा, बताएगा कि झेलम नदी जो है, झेलम नदी कहाँ से निकलता है, हाँ झेलम नदी कहाँ से निकलेगा, हाँ पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल पर्वत में स्थित है शेषनाग झील, शेषनाग झील, ठीक है, पीर पंजाल पर्वत में ही स्थित है शेषनाग झील, उसी शेषनाग झील से निकलता है कौन सा नदी, झेलम नदी, ठीक है, कौन सा नदी, झेलम नदी, कौन सा नदी, झेलम नदी। और बुलर झील में मिलता है, कौन सा झील में, बुलर झील में। पूछेगा आपसे कि कौन सी नदियां बुलर झील में मिलती है, तो झेलम नदी, ठीक है, बुलर झील में मिलने वाली नदियां कौन सी है, झेलम। और कहां से निकलता है झेलम, झेलम नदी कहां से निकलेगा, शेषनाग, ठीक है, शेषनाग झील से, ठीक, कहां से, शेषनाग झील से। पीर पंजाल पर्वत के पास ही स्थित है शेषनाग झील, उसी शेषनाग झील से निकलता है झेलम नदियां। और ये झेलम नदियां किस में मिलेगा, बुलर झील में, बुलर झील। पूछेगा आपसे किस में मिलेगा, बुलर झील। कौन सा नदियां, झेलम, कौन सा नदी, झेलम। चलिए ठीक है, एक बार और बोल देते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियां जो है वो कौन कौन है, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, गोमल और कुर्रम और काबुल। ये सब किसका सहायक नदियां हैं, सिंधु का। ये सब किसका है, सिंधु का सहायक नदियां हैं, ठीक है। और देखिए रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, सतलज, ये जो है बाईं ओर से सतलज किस में मिलता है, सिंधु में, बाईं ओर से सिंधु में मिलता है। रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, सतलज, ठीक है, ये सब किस बाईं ओर से मिलता है, किसमें, सिंधु में। पूछ लेता है कौन सा नदियां जो है सिंधु में बाएं तरफ से मिलता है और कौन सा नदियां दाएं तरफ से मिलता है। तो दाएं तरफ से काबुल, गोमल और कुर्रम नदियां जो है, ये तीन से चार नदियां जो मिलता है वो दाएं तरफ से मिलता है। हाँ एक बार और बोल देते, काबुल है, गोमल है और कुर्रम है। एक और नदियां है, सियोल करके नाम होगा उसका, हाँ सयोक, ठीक है, सयोक नदियां हैं जो भी सहायक किसका है, सिंधु का सहायक नदियां, ठीक है। और ये सब दाएं से मिलेगा, किससे मिलेगा, दाएं की ओर से मिलने वाली नदियां हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बताएगा। चलिए आगे बताएगा कि झेलम तथा रावी नदियां, ठीक है, झेलम तथा रावी नदियां किस में मिलेगा। झेलम और रावी नदियां पाकिस्तान जाता है और किससे मिलता है, चेनाब से। किससे मिलेगा, चेनाब। यानी झेलम जो नदी है, ठीक है, ये झेलम जो नदी पीर पंजाल पर्वत के समीप शेषनाग झील से निकलता है और बुलर झील में गिरते हुए, ठीक है, वो गिरता है। वही नदियां जो है झेलम, ठीक है, झेलम, वही नदियां झेलम और रावी किस में मिलेगा, चेनाब में। यानी पूछेगा आपसे कि बताइए झेलम तथा रावी नदियां चेनाब में कहाँ मिलता है। झेलम तथा रावी नदियां चेनाब में किस देश में मिलता है, तो पाकिस्तान में। कहाँ मिलेगा, पाकिस्तान। चलिए ठीक है, याद रखना है। तो झेलम और रावी, यानी जान लीजिए कि झेलम और रावी पाकिस्तान में भी बहती है। तो झेलम और रावी नदियां पाकिस्तान में जाके किससे मिलेगा, चेनाब से। झेलम और रावी, ठीक है। तो झेलम और रावी नदियां चेनाब में पाकिस्तान में जाके मिलता है, ठीक है, झेलम और रावी। चलिए ठीक है, बिल्कुल आगे बताएगा।
और देखिए पूछेगा यहाँ से फिर चेनाब किसकी सहायक नदियां हैं। हाँ, चेनाब किसका सहायक नदियां हैं, सिंधु का। ठीक है, बता दिए थे कि चेनाब किसका सहायक नदियां है, सिंधु का। किसका सहायक नदियां है, सिंधु का। ठीक है, सिंधु का सहायक नदियां है कौन, चेनाब। ठीक है, बिल्कुल सही है। बताएगा यहाँ एक नाम और पूछता है, हाँ, कि चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, चंद्रप्रभा होगा। ठीक है, चंद्रभागा है, हाँ चंद्रभागा। ठीक है, किस नाम से, चंद्रभागा के नाम से। पूछेगा आपसे कि बताइए चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, चंद्रभागा के नाम से। किस नाम से जानते हैं, चंद्रभागा। किस नाम से जानते हैं, चंद्रभागा। किस नाम से जानते हैं, चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद आगे बताएगा कि रावी नदी का जो है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा दर्रा, नहीं रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा के निकट, रोहतांग दर्रा के निकट। ठीक है, कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा के निकट, रोहतांग दर्रा के निकट, याद रखना है। ठीक है, रोहतांग दर्रा के निकट से ही निकलता है कौन सा नदी, रावी नदी। कौन सा नदी, रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी कहाँ से निकलेगा, रोहतांग दर्रा से। ठीक है, नहीं कांगड़ा के पास। ठीक है, कांगड़ा वहीं पड़ता है, रोहतांग कहाँ होगा, सिक्किम। देखो तो जानते सिक्किम होगा, देखो दिमाग तो वही मतलब क्लिक किया है, सिक्किम। और इसी कुल्लू घाटी। ठीक है, कुल्लू घाटी तो उत्तराखंड, उत्तराखंड कहीं होगा, रोहतांग, अरे सिक्किम है। चलिए बताएगा कि ब्यास की दो है सहायक नदियां कौन सी है, ब्यास, और सॉरी जो है ब्यास किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से ना। ब्यास किसकी सहायक नदियां हैं, ब्यास किसकी सहायक नदियां हैं, सतलज का। ठीक है, सतलज का है, ब्यास सतलज का है। हाँ मिलता है, उसी में जाके मिलता है ना, सिंधु का बोला था। तो फिर ये जो ब्यास नदियां हैं ना, वो फिर जाके मिल जाता है सतलज में। ठीक है, तो उसी का सहायक नदियां हो गया। चलिए आगे बताएगा कि सतलज नदी कहाँ से निकलता है। सतलज नदी कहाँ से निकलेगा, तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक राकस ताल झील है। ठीक है, राकस ताल झील, राकस ताल झील, राकस ताल झील, वही राकस ताल झील के पास से ही निकलता है कौन सा नदी, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी, राकस ताल झील, राकस ताल झील। ठीक है, बिल्कुल सही, राकस ताल झील से निकलता है। चलिए आगे बताएगा, और भाखड़ा नालंग बांध इसी पर स्थित है। ठीक है, भाखड़ा नालंग बांध कौन सा नदी पर स्थित है, सतलज पर स्थित है। और ये भाखड़ा नालंग परियोजना जो है कहाँ है, पंजाब में। ठीक है, भाखड़ा नालंग परियोजना कहाँ हो जाएगा, पंजाब। भाखड़ा नालंग परियोजना कहाँ होगा, पंजाब में। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए तो यहाँ से इसको सिर्फ याद रखना है कि ये मानसरोवर झील के पास से राकस ताल से, कहाँ से, राकस ताल, कहाँ से निकलेगा, राकस ताल से निकलता है कौन सा नदी, सतलज नदी। कौन सा नदी, सतलज, 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 सतलज। देखिए स्पीति इसी का सहायक नदियां है। पूछेगा स्पीति किसका सहायक नदियां है, सतलज का। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, सतलज का ही सहायक नदियां है, जिसका नाम है स्पीति। अगर पूछ लिया कि स्पीति किसकी सहायक नदियां हैं, तो सतलज का। स्पीति किसकी सहायक नदियां हैं, सतलज। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। बताए थे अभी कि झेलम। ठीक है, झेलम और रावी, झेलम और रावी, झेलम और रावी चेनाब में किस देश में मिलता है, पाकिस्तान में। कहाँ मिलेगा, पाकिस्तान में। और झेलम जो निकलता था वो कहाँ से, झेलम का उद्गम स्थल, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, देव करके झेलम नदी शेषनाग से। ठीक है, झेलम नदी शेषनाग से निकलेगा, कहाँ से, शेषनाग। चलिए ठीक है, झेलम नदी कहाँ से निकलेगा, शेषनाग, और बुलर झील में गिरेगा। कहाँ गिरेगा, बुलर झील। ठीक है, कहाँ गिरेगा, बुलर झील में गिरता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और अभी बताएं सतलज नदी कहाँ से निकलेगा, तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस ताल से। तो तिब्बत यानी
यहाँ से पूछेगा आपसे कि हिमालय पार करके कौन सी 3 नदियां आती है, तो याद रखना है सतलज आता है, ब्रह्मपुत्र आता है और सिंधु। सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ठीक है। हाँ, सतलज का लंबाई 1500 होगा। 1501 देता है कहीं कहीं, ठीक है। लूसेंट में तो होगा 1501 से। लूसेंट में 1501 होगा। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, उससे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 1500 लगभग आग रखिए 1500। जिस प्रकार से आप सिंधु का कितना है 2900, सिंधु का कितना होगा 2900, सिंधु का 2900। कृष्णा नदी का 1400 है। कृष्णा नदी का लंबाई कितना है 1400 है। कृष्णा नदी कितना होगा 1401। कृष्णा नदी की लंबाई 1401 है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 है, ठीक है। कहाँ सिंधु का 2829, 2880, 2880 सिंधु का है, 2900 ब्रह्मपुत्र का। चलिए आगे देखिएगा। तो अभी बता रहे थे कि भाखड़ा नालक बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। और भाखड़ा नालक बांध कहाँ स्थित है, पंजाब में। हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, पंजाब, ठीक है। कहाँ स्थित है, पंजाब। चलिए देखिए, और सतलज का एक याद रखना है सहायक नदियां स्पीति, ठीक है। सतलज का कौन सा होगा, स्पीति। स्पीति किसका सहायक नदियां है, सतलज का। स्पीति किसका सहायक नदियां है, सतलज का। और तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से, कहाँ से, राकस ताल से निकलेगा, राकस ताल से निकलेगा, ठीक है। और चेमायुंग डुंग हिमानी यानी ग्लेशियर से निकलता है सिंधु नदी, वो भी तिब्बत के मानसरोवर के पास ही निकलता है। कौन सा नदी, सिंधु नदी। चलिए ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी भी कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से। किस नाम से, सांगपो के। किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है नामचा बर्मा नाम नामचा बर्मा पर्वत नाम सुने। बताए थे कि नामचा बर्मा पर्वत जो स्थित है वो हिमाचल अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। उसी पर्वत आगे बोलने तो हम सब बोल देंगे, ठीक है। तिब्बत वो नाम बोलने देगा हमसे, हमको। ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे थे। ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलता है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलता है। तो बताए थे एक पर्वत है नामचा बर्मा पर्वत। नामचा बर्मा पर्वत जो स्थित है वो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर। तो उसी नामचा बर्मा पर्वत को काट कर, उसी नामचा बर्मा के पर्वत के अंदर ही एक दर्रा है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। उसी दर्रा से प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी भारत में। कौन सा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचता है तो उसे जानते हैं दिहांग के नाम से। किस नाम से, दिहांग के नाम से। किस नाम से जानते हैं उसको, दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, दिहांग। अगर पूछ लिया आपसे कि बताइए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना गया है, तो दिहांग के नाम से जाना गया है। कौन सा पर्वत को पार करके और कौन सा दर्रा को पार करके भारत में प्रवेश करता है, तो यांगयाप दर्रा, ठीक है। और नामचा बर्मा, नामचा बर्मा जी, नामचा बर्मा पर्वत, ठीक है। नामचा बर्मा पर्वत को जो है पार करके आता है। कौन सा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए ठीक है। हाँ, इसी का सहायक नदियां जानते हैं कौन सा है, दिहांग, ठीक है। तो दिबांग, 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 दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित। हाँ, बताए तो तिब्बत में सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो उसका उससे पहले हम ब्रह्मपुत्र से पहले हम गंगा नदी तंत्र का जो जिक्र कर लेते हैं। किसका, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, गंगा बोल रहे हैं। गंगा का 2525। अरे बिहार में बात करो 445 किलोमीटर, ठीक है। बिहार में 445 किलोमीटर बहता है कौन सा नदी, गंगा नदी, 445 किलोमीटर, ठीक है। और पटना में 99 किलोमीटर में बहता है गंगा नदी। बिहार के 12 जिला को पार करके जाता है, ठीक है।
कौन सा नदी? बक्सर से प्रवेश करता है। बक्सर से प्रवेश करता है और कटिहार से निकलता है, ठीक है। बक्सर में पहले प्रवेश करता है गंगा नदी और कटिहार से निकल जाता है, ठीक है। तो पूछेगा आपसे कितना जिला से प्रवेश करता है, तो 12 जिला। बिहार का टोटल 12 जिला से प्रवेश करता है कौन सा नदी? गंगा नदी। और बक्सर में पहले है प्रवेश करता है, उसके बाद कटिहार चला जाता है। हाँ, और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करता है। ये भी प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करता है? उत्तर प्रदेश हरिद्वार के पास गंगा नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश करता है। चलिए बताए थे। चलिए उसके बाद पता होगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलता है? ठीक है, बिल्कुल उत्तराकाशी गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलता है गंगा नदी। चलिए बिल्कुल, जहां से निकलता है वहाँ भागीरथी के नाम से जानते हैं। जहां से गंगा नदी निकलता है उसे किस नाम से? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहली बार जो है गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करता है हरिद्वार के पास। कहाँ से? हाँ, हरिद्वार के पास से जो है प्रवेश करता है। चलिए बताएगा गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन है? हाँ, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां यमुना है। फिर उसके बाद है रामगंगा और कोसी। रामगंगा और कोसी और बूढ़ी गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक, ठीक है। और महानदी, ये सब जो है ना, ये सहायक नदियां हैं। किसका? गंगा का। किसका है? गंगा का। सहायक मतलब नहीं, इतना बच्चा को पता होगा सहायक मतलब क्या होता है? सहायता करना। गजब है। काली नदी भी है, नेपाल में बॉर्डर। सहायक मतलब सहायता पहुंचाना, उसको सहायक करती है नदियां, मिलती है जाके, ठीक है। हाँ, गिर गए तो हम निकाल देंगे। चलिए तो रामगंगा याद रखना है। रामगंगा नदी, वरुणा नदी और रामगंगा नदी, महानदी और कोसी नदी, ठीक है। ये सब गंडक नदी, घग्गर नदी, ये सब किसका सहायक नदियां हैं? गंगा का। किसका सहायक नदियां हैं? गंगा का सहायक नदियां हैं, ठीक है, याद रखना। देखिए, और यहाँ से पूछता है कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन है? तो यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी। यमुना, टोंस, सोन, 3 याद रखना है। यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी। यमुना नदी, टोंस नदी, सोन। यमुना, टोंस, सोन, ये तीनों जो नदियां हैं वो गंगा नदी में किस ओर से मिलता है? बाईं ओर से। पूछता है कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन है? तो टोंस नदी है और सोन नदी है, ठीक है। टोंस नदी और सोन नदी। और सबसे बड़ा सहायक नदियां गंगा का यमुना है। पूछता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी है? यमुना। यानी गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं वो कौन सी है? यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सा होगा? यमुना। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आगे बताएगा कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा। हाँ, पद्मा के नाम से, ठीक है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बंगाल में ही जो है गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। यानी पूछ लेगा कि जहां पर गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है, उस वहां किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी बंगाल में किस नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं जी। मिलता है मेघना के नाम से जानते हैं। तो जमुना कहाँ आएगा? मेघना के नाम से कौन कौन? ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी दोनों जहां पर मिलता है ना, वहां पर मेघना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वही हुआ जहां पर मिलेगा, संगम हुआ। तो जहां पर मिलेगा यानी संगम हुआ, जहां पर दोनों गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर मिलता है उसे मेघना, वहां पर मेघना के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है ही दोनों नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी पूछता है, बार बार पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा जो बनाता है कौन सा नदी बनाएगा? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन का डेल्टा बनाता है कौन सा नदी बनाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताएगा कि यमुना नदी जो है वो यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलता है? यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलता है?
इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इलाहाबाद। यानी यमुना नदी सबसे, इसमें पूछेगा पहला प्रश्न की गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी है? यमुना। और यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलता है? तो इलाहाबाद में। कहाँ मिलेगा? इलाहाबाद में। कहाँ मिलेगा? इलाहाबाद में। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, इलाहाबाद में। कहाँ मिलेगा? इलाहाबाद में मिल जाता है। चलिए बिल्कुल। चार शहर दबाता है क्या? गंगा के निकट, चार शहर। कानपुर भी है, ठीक है, इलाहाबाद भी है, पटना भी है, और कौन है? ऐसे 5 गो है नहीं। चलिए, तो हम बता रहे थे यहाँ पर यमुना नदी जो है गंगा में कहाँ मिलेगा? इलाहाबाद में। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलेगा? इलाहाबाद में मिल जाता है। चलिए ठीक, बताएगा कि यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन है? यमुना नदी चंबल, केन, सिंध, अरे चंबल, बेतवा, सिंध, केन। यानी चंबल, बेतवा, सिंध, केन। 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 ये 3 गो चंबल, बेतवा, सिंध, केन, यानी 4 गो जो है यमुना नदी की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां, ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदियां, बिल्कुल सही है। देखिए, एक नाम सुनेंगे साबरमती नदी, ठीक है, साबरमती। साबरमती नदी जानते किस ओर बहता है? पश्चिम की ओर। साबरमती नदियां जो है किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर, ठीक है। साबरमती नदी कौन किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर, ठीक है। नर्मदा भी पश्चिम से। और ये नाम सुने हैं बैतरनी नदी? बैतरनी नदी ये बहता है पूर्व की ओर, ठीक है। बैतरनी नदी किधर बहता है? पूर्व की ओर, वो आगे देखेंगे। चलिए इधर पहले देख लीजिए, टाइम हो गया। कहाँ थे सर? करो ना, इस टाइम में देख। चलिए, बताएगा कि चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी कहाँ से निकलता है? हाँ, चंबल नदी चुलिया जलप्रपात इसी पर है, ठीक है। चुलिया जलप्रपात पूछता है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। यानी चंबल नदी पर स्थित है चुलिया जलप्रपात। तो चंबल नदी जानते कहाँ से निकलता है? विंध्य पर्वत से, ठीक है। कहाँ से? विंध्य पर्वत से। विंध्य पर्वत के पास मऊ के निकट, मऊ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हाँ, तो मऊ के पास से, यानी विंध्य पर्वत के पास से निकलता है कौन सा नदी? चंबल नदी। कौन सा नदी? चंबल नदी। कौन सा नदी? चंबल नदी। और ये चंबल नदी जो है वो यमुना में मिलता है। किस में मिलेगा? यमुना। अभी बताएं, यमुना में मिलता है इटावा के पास। इटावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो इटावा के पास यमुना में चंबल नदी मिल जाता है, ठीक है। अभी बताए थे कि सिंध, बेतवा, केंद, चंबल, ठीक। सिंध, बेतवा, केन, चंबल। चंबल या बोल सकते हैं चंबल, बेतवा, सिंध, केंद। सिंध, केन, ये भी सहायक नदियां किसका? यमुना का। लेकिन चंबल जो है विंध्य पर्वत के पास, मऊ के पास, विंध्य पर्वत के मऊ के पास, यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। विंध्य पर्वत के मऊ के पास से निकलता है और किस में मिलता है? यमुना में मिलता है। कहाँ? इटावा के पास, इटावे में अखिलेश यादव ठीक है। कहाँ से लड़ता है? इटावा से। अखिलेश यादव। इटावा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो पूछेगा आपसे कि बताइए चंबल नदियां यमुना में कहाँ मिलता है? तो इटावा के पास। कहाँ मिलेगा? इटावा के पास। उसी प्रकार से आपसे देखिए यहां से पूछेगा, ठीक है, यहां से आपसे पूछेगा, देखिए यहां से आपसे पूछ लेगा कि सोन नदियां, ठीक है, सोन नदी के बारे में। कौन सा नदी के बारे में? सोन नदी के बारे में पूछेगा, ठीक है। ये भी पटना में। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलता है? पटना में। ये भी पूछता है कि सोन नदियां गंगा में कहाँ जाकर मिलती है? तो पटना में। कहाँ मिलेगा? पटना। कौन सा नदी? सोन नदी, ठीक है। सोन नदी कहाँ मिलता है? पटना में मिलता है। किस में जाके? गंगा में। गंगा में मिलता है, ठीक है, याद रखना है। कहाँ से निकलता है सोन नदी? बताए थे कभी? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की ऊंची चोटी कौन सा है? सॉरी, ये मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी कौन सा होगा? अमरकंटक। हाँ, मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी कौन सा है? अमरकंटक है। अमरकंटक है, अमरकंटक। कितना? 1610। 10 तो बोल रहा है। हाँ, कितना बोले? 1050 है मैकाल। हाँ, मैकाल का 1050 है। मैकाल का 1050 है। धूपगढ़ी का 1350। 1350। चलिए ठीक है। धूपगढ़ी किसकी ऊंचाई है?
सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़ी, जिसका ऊंचाई है 1350। 1350 बिल्कुल सही, 1350 है। चलिए आगे देखिएगा। और बिंद पर्वत और सतपुड़ा के बीच बहती है एक नदी जिसका नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो बहता है वो कहाँ कहाँ से बहता है? बिंद और सतपुड़ा श्रेणी। पूछ लेगा आपसे कि बिंद और सतपुड़ा श्रेणी के बीच बहने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा, ठीक है। कौन सा नदी बहेगा? नर्मदा। चलिए बिल्कुल नर्मदा। बताएगा कि रामगंगा नदी, ठीक है, बताए थे कि रामगंगा नदी किसका सहायक नदी है? गंगा का। और रामगंगा नदी कहाँ गंगा में मिलेगा? रामगंगा नदी किस जगह गंगा में मिलता है? तो कन्नौज, ठीक है, कन्नौज के पास। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, तो कन्नौज के पास जो है, कन्नौज के पास ही मिलता है गंगा नदी में। कौन सा नदी? रामगंगा नदी। और अभी बताए थे सोन नदियाँ, अमरकंटक से निकलता है सोन नदियाँ और पटना में जाके मिल जाता है किसमें? गंगा। ये सब प्रश्न पूछते रहता है, याद रखना है। चलिए, और उसी प्रकार से आपसे पूछेगा घग्गर नदी, ठीक है। घाघरा नदी बताए थे, घाघरा नदी किसका सहायक नदी है? गंगा का। घाघरा नदी किसका सहायक नदी है? गंगा का सहायक नदी है। और कहाँ मिलता है ये? गंगा में। भारत में तो मिलवे देखिए, घाघरा नदी जो है वो गंगा में मिलता है छपरा में, ठीक है। छपरा में, ठीक है। छपरा में कहाँ मिलेगा? छपरा में गंगा से मिल जाती है, याद रखना है। देखिए, अगर पूछ लेगा आपसे कि बताइए, पूछेगा आपसे कि बताइए घाघरा, यानी घाघरा जो नदी है, ठीक है, घाघरा नदी के ऊपरी हिस्सा, ठीक है, घाघरा नदी जहाँ से निकलता है उसी के पास यानी ऊपरी हिस्सा में उसे किस नाम से जानते हैं? तो करनाली नदी। करनाली पूछेगा आपसे कि करनाली नदी किसका दूसरा नाम है? तो घाघरा नदी का, ठीक है, याद रखना है। कौन सा नदी? घाघरा। कौन सा नदी? घाघरा नदी का दूसरा नाम क्या है? करनाली नदी। कौन सा नदी? करनाली नदी। और ये छपरा में जाके मिलता है किससे? घग्गर से मिलेगा नहीं कि गंगा से, ठीक है। हमको लगा घग्गर से मिलता है, घग्गर खुद मिलता है गंगा से, ठीक है। घग्गर खुद मिलता है गंगा में, छपरा में। किस जगह मिलेगा? छपरा में। सोन कहाँ मिलेगा? पटना। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलेगा? पटना में। बताएगा कि कन्नौज में कौन सा नदी गंगा में मिलता है? ठीक है, रामगंगा जी। रामगंगा नदी जो है वो, रामगंगा नदी जो है वो कन्नौज में मिलता है। कहाँ? यमुना इलाहाबाद, ठीक है। यमुना नदी जो है गंगा में कहाँ मिलता है? इलाहाबाद में मिलता है। कहाँ से निकलता है यमुना नदी? बंदरपुछ, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है बंदरपुछ, वहीं से निकलता है। चलिए, तो घग्गर देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे गंडक नदी। गंडक नदी भी आपको पता होगा कि गंडक नदी भी गंगा की सहायक नदियां हैं। और गंडक नदी सोनपुर में जाके मिलता है, ठीक है, जहाँ सोनपुर का मेला लगता है। हाँ, तो सोनपुर में जाके मिलेगा, सोनपुर में गंगा से मिलता है। कौन सा नदी? गंगा मिलेगा। कौन सा नदी मिलेगा? मिलेगा तो घग्गर नदी मिलेगा कि गंडक नदी मिलेगा? गंडक नदी, ठीक है। कौन सा नदी? गंडक। तो याद रखना है कि गंडक जो नदी है वो सोनपुर में मिलता है। किससे? गंगा से, ठीक है, याद रखना है। किससे मिलेगा? गंगा से। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। ये कहाँ से निकलता है गंडक नदी? गंडक नदी कहाँ से निकलता है? चीन से। चीन और नेपाल यानी चीन और जो नेपाल का जो सीमा है इससे निकलता है। कौन सा नदी? गंडक नदी। और ये सोनपुर आते आते मिल जाता है किससे? गंगा से। सोनपुर में किससे मिलेगा? गंगा से। सोनपुर में किससे मिलेगा? गंगा से मिलेगा। कौन सा नदी? गंडक नदी। चलिए, ठीक है। उसके बाद एक नदी है कोसी भी बताए थे किसका सहायक नदियां है? गंगा का। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी को, ठीक है। देखिए, कोसी को बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। इसमें बाढ़ और सुखाड़ आते रहता है, ठीक है। बाढ़ और सुखाड़ की संभावना ज्यादा रहता है किसमें? कोसी नदी में। इसलिए पूछता है कि मार्ग बदलने में सबसे विख्यात नदी कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी जो है
मार्ग बदलने के लिए विख्यात माना जाता है। कौन सी नदी को? कोसी नदी को। कौन सी नदी को? कोसी। इसलिए बिहार का शोक, बिहार का शोक, चीन का शोक हांगो, ठीक है, पीली नदी हांगो को, ठीक है, जो चीन का शोक माना जाता है। उड़ीसा को मान दिए। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि चलिए बताएगा यहाँ से कि कोसी नदी, कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी कहाँ से निकलेगा? कोसी नदी कहाँ से निकलता है? अरे खगड़िया के पास वो गंगा में मिलता होगा, ठीक है, खगड़िया के पास वो गंगा नदी में मिलता है। गोसाईनाथ, गोसाईनाथ सुने? गोसाईनाथ से, ठीक है, गोसाईनाथ से निकलता है। कौन सा नदी? कोसी। कोसी नदी। और ये बिहार में आकर खगड़िया, ठीक है, खगड़िया में जाकर मिलता है गंगा में, खगड़िया में मिलेगा गंगा। और ये जो है ना 4-5 गंगा का सहायक नदियाँ कौन कौन कहाँ मिलता है, ये बार बार पूछते रहता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और मार्ग बदलने के लिए विख्यात नदी कौन सा है? पूछेगा आपसे कि बताइए कोसी नदी का मुख्य धारा क्या कहलाता है? कोसी नदी का मुख्य धारा क्या कहलाता है? तो अरुण कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? अरुण। कोसी नदी का मुख्य धारा अरुण। कोसी नदी का मुख्य धारा क्या कहलाता है? अरुण कहलाता है, ठीक है, कोसी नदी का मुख्य धारा क्या कहलाएगा? अरुण। कोसी नदी का मुख्य धारा क्या कहलाएगा? अरुण। चलिए ठीक है, तो कल इसमें हम पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी खत्म हो गया था, ब्रह्मपुत्र तक भी खत्म हो गया, ठीक है, तो इसमें हम हिमालय बताए थे कि भारत में 2 प्रकार की नदियां हिमालय से निकलता है, हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो हम इसमें सिंधु नदी को देख लिए और सिंधु की सहायक नदियां को देख लिए, गंगा नदी को भी देखें और इसकी सहायक नदियां टोटल देख लिए, ठीक है, और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी को भी देख लिए। तो कल हम देखेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कल देखेंगे, इसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां को, ठीक है, जिसमें महानदी आ जाएगा, गोदावरी नदी आ जाएगा, ठीक है, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, ये सब ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। अच्छा बताएगा कि ब्राह्मणी नदी और स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलता है? बहुत बार जिक्र किए थे, ब्राह्मणी नदी और स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से ब्राह्मणी नदी और स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, ठीक है। और बैतरणी नदी कहाँ से निकलता है पता है? उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा कहाँ से? उड़ीसा, हाँ उड़ीसा, उड़ीसा, हाँ ब्राह्मणी नदी, हाँ वहाँ से द्वीप है, वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइंस दो, साइंस देखेंगे 125 में है, 125 है, अच्छा न्यू वाला बुक में होगा ज़्यादा, तो इसमें 125 है, 125 पुराना है 2022 से मिला। चलिए चलिए बताएगा कि आनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों तथा कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों तथा कारणों की अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी, जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, बिल्कुल। आनुवांशिकी का पिता पता होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, चलिए ठीक है, बिल्कुल। लेकिन पूछेगा आपसे कि जेनेटिक्स जो शब्द था वो किसने दिया था? जेनेटिक्स डब्ल्यू वाटसन, ठीक है, डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। अगर पूछेगा आपसे कि जेनेटिक शब्द किसने दिया था, तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा जेनेटिक शब्द दिया गया था। लेकिन पूछेगा कब दिया गया था, तो 1905 में, 1905, ठीक है, बिल्कुल 1905 में ही रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासन काल में 1905 में, 1905, चले ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में 19 जुलाई 19 या 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन करने की घोषणा कर दिए थे, कौन? लॉर्ड कर्जन। अच्छा बताइएगा कि बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कौन सा कमेटी किया था?
हाँ, अरुंडेल कमेटी, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अरुंडेल कमेटी का गठन हुआ था जिस समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ उसी समय जो है अरुंडेल कमेटी का सिफारिश किया, अरुंडेल कमेटी सिफारिश किया था कि बंगाल का विभाजन जो है हो रहा है उसको रद्द किया जाए। तो अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर जो है बंगाल विभाजन रद्द हो गया। कौन सा कमेटी? कौन सा कमेटी? अरुंडेल कमेटी। 2017 में मिला था रेल बजट आमेट। अच्छा, तुम वहां चले गया, तो सुन लो। तो अरुंडेल कमेटी वो था एकवर्ध कमेटी। विवेक देवराय नहीं, वो तो हम बता रहे हैं कि एकवर्ध कमेटी के सिफारिश पर जो है रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया था। मिला दिया वो जो बोल रहा हूँ 1924 में अलग किया ने। हाँ, वो एकवर्ध में अलग कमेटी से अलग किया। तो हम वही तो बता रहे हैं, एकवर्ध कमेटी के सिफारिश पर जो है रेल बजट को आम बजट से 1924 में क्या किया था? अलग किया था। और 2017 में, ठीक है, 2017 में जो है आम बजट को रेल बजट से जोड़ दिया था, यानी एक साथ पेश किया था। यही ना बोलना चाह रहा था। विवेक देवराय और विवेक देवराय कमेटी, इसमें भी कमेटी अगर पूछेगा तो विवेक देवराय कमेटी के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ा गया था और अलग किया गया था। एकवर्ध कमेटी के सिफारिश पर एकवर्ध कमेटी की गठन जो हुआ था 1921 ठीक है, दोनों देता है 1920-21। तो हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे किसका? अनुवांशिकी का, ठीक है, अनुवांशिकी का जिक्र कर रहे थे कि 1905 में जो है अनुवांशिकी यानी जेनेटिक शब्द जो दिए थे वो डब्ल्यू वाटसन, अरे उल्टा सीधा बोलो, डब्ल्यू वाटसन। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, और अनुवांशिक का इसमें अनुवांशिक का प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम चुना गया था मटर का पौधा। ये तो पता होगा, मटर का पौधा। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि पुरुषों में पाए जाने वाले अनुवांशिक रोग जिसमें खून थक्का नहीं बनता है। पुरुषों में कौन सा अनुवांशिक रोग पाया जाता है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया। अगर मनुष्य में हीमोफीलिया हो जाता है तो रक्त थक्का नहीं जमता है। और शरीर में जो है हिपेरिन रहता है उपस्थित जिसके कारण रक्त थक्का नहीं जमता है। हाँ, हीमोफीलिया का कहना है कि हम रक्त को थक्का होने से बचाएंगे, लेकिन प्लेटलेट्स कहता है कि हम रक्त को थक्का को जमाएंगे। जैसे हाँ, कटने पर अगर हिपेरिन हिपेरिन जो है वायु के संपर्क में आता है तो नष्ट हो जाता है। इसी के कारण वो नष्ट हो जाता है तो रक्त क्या होता है? थक्का जम जाता है। इसीलिए सुइया उइया लीजिएगा तो बच के लीजिएगा, ठीक, हवा हुआ निकाल के, यानी काला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हेमोफीलिया का बात कर रहे थे। हेमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए आगे देखिएगा, बताएगा कि रक्त वर्धता, ठीक है, रक्त वर्धता का खोज कब हुआ था? रक्त वर्धता जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें लाल और हरा रंग दिखता है लेकिन कम दिखता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिखता लेकिन दिखता है। 1911 में 1911 चलिए ठीक है, यहाँ भी दिल्ली दरबार हो जाए। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। जॉर्ज पंचम और मेरी, ठीक है, जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में हुआ था, ठीक है, 1911। चलिए देखिए, रक्त वर्धता को डाल्टन रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग? डाल्टन रोग के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक, तो रक्त वर्धता का खोज कब हुआ है? 1911 में। किसने किया था? तो विल्सन किया था, जेम्स विल्सन। कौन किया था? जेम्स विल्सन। रक्त वर्धता का खोज किसने किया था? जेम्स विल्सन 1911। जेम्स विल्सन 1911। जेम्स विल्सन 1911। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाल और हरा रंग की पहचान नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लाल और हरा रंग की पहचान नहीं किया जा सकता, इसीलिए रेलवे एलपी में नहीं लेता है, एंट्री नहीं होगा जिनको कलर ब्लाइंडनेस है। जेनेटिक्स मतलब थी ना। हाँ, ये रोग है, ये अनुवांशिक रोग है, ठीक है, अनुवांशिक रोग है ये। चलिए आगे बताएगा, करेगा, बताएगा कि रासायनिक दृष्टि से, ठीक है, रासायनिक दृष्टि से जीन एक प्रारूप है किसका? डीएनए का, ठीक है, किसका है? डीएनए का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का
राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए ठीक है, बिल्कुल आगे बताएगा कि गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र को सर्वप्रथम कब देखा गया था? गुणसूत्र को सबसे पहले कब देखा गया था? 1848। डीएनए का भी 1848 ही लग रहा है। डीएनए का 98 के 48 है, यही होगा दो डेट। कितना दे रहा है? 53 दिखा रहा है इसमें। 53 है। 1869 है इसमें। अरे सब नहीं, 69 हो भी नहीं करेगा। चलिए, गुणसूत्र का जो है खोज हुआ 1848, ठीक है। माइक्रोस्कोप में सबसे पहले देखा गया था होफ मिस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? 1869। होफ मिस्टर। अगर पूछ देगा आपसे कि गुणसूत्र, ठीक है, क्रोमोसोम का खोज, यानी क्रोमोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? उसका क्या नाम था? होप मिस्टर, ठीक है, होप मिस्टर सबसे पहले देखा था। किसको? गुणसूत्र को। गुणसूत्र को सबसे पहले माइक्रोस्कोप में कौन देखा था? होप मिस्टर। कौन देखा था? होप मिस्टर। कब देखा था? 1848 में, ठीक है, 1848। तो 1848 में होप मिस्टर ने सबसे पहले क्या देखा था? गुणसूत्र माइक्रोस्कोप से देखा था। चलिए बिल्कुल आगे बताएगा, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? डब्लू बाल्डेयर। डब्लू बाल्डेयर जो है गुणसूत्र का नामकरण किया था। और गुणसूत्र का नामकरण हुआ था 1888 में। 1888 अगर पूछेगा गुणसूत्र का नामकरण कब हुआ? 1888 में डब्लू बाल्डेयर के द्वारा। डब्लू बाल्डेयर, ठीक है। एक डब्लू डाल्टन था, ठीक है, एक डब्लू बाटसन था। डब्लू बाटसन जिसने जेनेटिक शब्द दिया था, जेनेटिक शब्द 1905 में डब्लू बाटसन, ठीक है। बाटसन और क्रिक जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बाटसन और क्रिक दिया था। और डीएनए का हरगोविंद खुराना जो है संश्लेषण किया था सबसे पहले, ठीक है, जीन का संश्लेषण जो किया था हरगोविंद खुराना। डीएनए का, हाँ, सर्वप्रथम संश्लेषण डीएनए का सबसे पहले संश्लेषण कौन किया था? तो हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन किया था? हरगोविंद। अरे डीएनए इकाई उसी का ना है, जीन। एक ही बात को बार बार। चलिए, तो गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? डब्लू बाल्डेयर। कब किया था? 1888। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि गुणसूत्र के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है, जिससे क्या कहते हैं? गुणसूत्र के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। याद रखना कि गुणसूत्र के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। बिल्कुल, यानी डीएनए के अंदर गुणसूत्र के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। देखिए, गुणसूत्र जो होता है वो कितना होता है? 46 यानी 22 जोड़ा। और 22 जोड़ा जो होता है वो समान रहता है। पुरुष में स्त्री और पुरुष, स्त्री में 22 जोड़ा और पुरुष में 22 जोड़ा, दोनों समान रहता है, ठीक है। एक स्त्री में होता है XX और पुरुष में होता है XY। पुरुष में होता है XY। अगर स्त्री से X आया और पुरुष से भी X आया तो स्त्री यानी लड़की। अगर, और देखिए, माता के पास से तो हमेशा क्या आएगा? X आएगा। और पुरुष के पास दो रहता है, X और Y। अगर X के साथ Y आ गया तो लड़का, और XX आया तो लड़की। तो याद रखना है कि 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है ना, वो समान होता है। स्त्री और पुरुष में 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होता है? समान होता है। सिर्फ एक यानी 2 जोड़ा XX जो होता है वो किस में होगा? स्त्री में। और XY पुरुष में होता है, ठीक है। तो एक सिर्फ अंतर रहता है, लेकिन 22 जोड़ी क्या होता है? समान होती है। एक जोड़ा सिर्फ अंतर होता है। चलिए आगे बताएगा कि सर्वप्रथम X गुणसूत्र की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम X गुणसूत्र के खोज किसने किया था? सबसे पहले X गुणसूत्र की खोज किसने किए थे? हेन किंग के द्वारा सर्वप्रथम X गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र? X। हाँ, पूछेगा आपसे कि X गुणसूत्र का खोज किसने किया था? तो हेन किंग जो है
एक्स गुणसूत्र का खोज किया था? हेनकिंग। कौन किया था? हेनकिंग। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का, ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन किया था। ठीक है, हाँ, जोहानसन गाले 1909 में, 1909 जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1909 में जोहानसन। कौन किया था? जोहानसन। और अभी बताए थे कि हरगोविंद खुराना जो है, हरगोविंद खुराना जीन, कृत्रिम जीन का निर्माण कौन किया था? हरगोविंद खुराना। कब किया था? 1970 में। ठीक है, 1970। क्या? 1970 होगा। हाँ, खुराना 1970। सार संग्राम में दर्शन दिले। क्या चीज का? जिनका दर्शन दिले दिखने। कृत्रिम जीन, जीन शब्द, जीन शब्द, जीन शब्द, शब्द वो कृत्रिम अलग होगा। और जीन ये हम पूछे शब्द दिया था। ठीक है, खोज किया होगा। खोज किया था वो, ये जोहानसन है जो कि जीन शब्द दिया था। ठीक है, कौन सा शब्द? जीन शब्द। हाँ, और कृत्रिम संश्लेषण किया था वो हरगोविंद खुराना। वो किया था 1970 में, 1970 में किया था हरगोविंद खुराना। चलिए ठीक, आगे बताएगा। ऑपरेशन पितामह है। क्या था? जीन का पितामह एंडरसन। हाँ, जीन का पितामह तो खोज, जीन का पितामह खोज तो एंडरसन। तो हम सही तो बता रहे थे जोहानसन की, जो जीन शब्द दिया था, जोहानसन जीन शब्द दिया था 1909 में। ठीक है, 1909 जीन शब्द दिया गया था। कब दिया गया था? 1909 में। चलिए बिल्कुल, आगे बताएगा कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने? हाँ, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। हाँ, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा जो है हृदय का पहला प्रतिस्थापन, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा जो है पहला प्रतिस्थापन किया गया था। किसका? हृदय का। चलिए बिल्कुल, आगे बताएगा डीएनए का जो है संरचना सबसे पहले किसने दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं उसको, वाटसन और क्रिक बता दिए थे। ठीक है, वाटसन और क्रिक के द्वारा। चलिए बिल्कुल, आगे बताएगा कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होगा? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होगा? क्रोमोसोम में। ठीक है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होगा? तो क्रोमोसोम में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें हो जाएगा? क्रोमोसोम में। अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। चलिए ठीक, आगे बताएगा कि गैमीट की शुद्धता नियम प्रतिपादन किसने किया था? गैमीट की शुद्धता नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जो है गैमीट की शुद्धता नियम प्रतिपादित किए थे। कौन किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए ठीक, बिल्कुल, आगे बताएगा कि जैविक क्रिया के लिए औसत टेम्परेचर, ठीक है, जैविक क्रिया के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए? जैविक क्रिया के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए पूछेगा आपसे कि, तो 10 से, ठीक है, 10 से 45 डिग्री सेल्सियस तक, 10 से 45 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए, 10 से 45 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। चलिए ठीक, आगे बताएगा कि कार्बनिक पदार्थ वो कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ वो कार्बनिक पदार्थ, जल ताप प्रकाश, ये सब कैसा घटक है? जैविक घटक ही कि अजैविक घटक है? अजैविक घटक। ठीक है, कैसा घटक है? अजैविक घटक। कैसा घटक होगा? अजैविक घटक। देखिए, पादप और जंतु कैसा घटक में आएगा? ये सब पूछता आपसे, एक परस्पर स्थिति से रहता पर्यावरण से। ठीक है, पादप और जैविक घटक, ठीक है। और लेकिन हम बताए थे कार्बनिक पदार्थ वो कार्बनिक पदार्थ, प्रकाश, ताप ये सब जो है वो जैविक घटक है। कैसा है? जैविक घटक। और पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? टांसले। ठीक है, कौन दिया था? टांसले, सर आर्थर टांसले दिया था 1935 में, 1935 में दिया था। चलिए ठीक, बिल्कुल, आगे बताएगा कि पादप एवं जंतुओं को मिलाकर कौन सा घटक बनता है? अभी बताए थे जैविक घटक, पादप और जंतु जैविक घटक, पादप और जंतु जैविक घटक, पादप और जंतु जैविक घटक। चलिए ठीक है, बिल्कुल, आगे बताएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम कौन सा रंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम अगर पूछेगा तो बैगनी रंग में, ठीक है, और सबसे ज्यादा लाल रंग में। सबसे ज्यादा किस में होगा? लाल रंग में सबसे ज्यादा। क्या प्रकाश संश्लेषण? हाँ, लाल बोल रहा है तुम?
सब सबसे लाल लाल कब बैंगनी लाल बैंगनी कंफ्यूज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा किसमें होता है? लाल में होगा। आराम नहीं होता है। लाल में बोल रहा है और सबसे कम किसमें होता है? बैंगनी में। नीला में। अरे यहाँ तरंग दैर्घ्य का बात कर रहे हैं किया, वो तो हरा बोल रहा है परिकीर्णन का बात कर रहे हैं, नहीं ना? अभी तो बोला बैंगनी नहीं बोला। ना, बैगनी हम जिक्र कहाँ नहीं किए? नहीं उस दूर सब हम बोले कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है नीली रंग में, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होता है लाल। बैंगनी सही बोल रहा था, तुम बैंगनी बोल रहा था। लाल प्रकाश में हम बैगनी एक बार भी बोलबे नहीं किए। हम बोला था ये हुआ के गजब है। क्या चल गया है। तो हम उसको जिक्र करने की बैगनी नहीं होगा। चलिए बताएगा करंट अफेयर्स में, बताएगा कि 18 दिसंबर 2023 को 18 दिसंबर 2023 को भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रूबेन अजार। ठीक है, रूबेन आजार को नियुक्त किया गया। ठीक है, भारत में इजराइल का एक राजदूत है जिसका नाम है रूबेन आजार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसाक हरजोक जो है वहां का राष्ट्रपति है। इसाक हरजोक, इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोक। चलिए ठीक है, और इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम अपना जेरूसलम। उसका रुपया न्यू शेकल इसका एक मुद्रा है। ठीक है, न्यू शेकल एक मुद्रा है इसका इजराइल का। और इजराइल जो है जेरूसलम अपना राजधानी कब घोषित किया था? 1980 में। ठीक है, कब किया था? 1980। ठीक है, तो इजराइल क्या यहूदियों का देश इजराइल। चलिए, तो हम बता रहे थे कि भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रूबेल नहीं यार, रूबेल से ही तो है रूबेल आजार जो है वो इजराइल का है, वो भारत में राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ है। चलिए ठीक है। और 1980 में अपना जेरूसलम राजधानी घोषित किया इजराइल। चलिए आगे बताएगा कि भारतीय वायुसेना ने, ठीक है, भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? बताएगा कि स्वदेशी, भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण हाल ही में कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, याद रखना है। और हेमंत सोरेन का भी की हुआ, जेल चले गया ना। हाँ, वहाँ पर चैंपियन सोरेन बना है। चलिए आगे बताएगा चैंपियन सोरेन बना। नया मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए तो बता रहे थे कि भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण जो है किया है हाल ही में आंध्र प्रदेश में किया है। ठीक है, चलिए आगे बताएगा 18 दिसंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में शीर्ष पर रहा है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद रहा है। ठीक है, कौन रहा है? हैदराबाद। गठन कौन किया इसका? चिलकलीज खां 1725। चलिए आगे बताएगा 18 दिसंबर 2023 को किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिसन पर सफल चढ़ाई किया है? यानी माउंट बिसन, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट बिसन। वो माउंट बिसन पर जो है सफल चढ़ाई कर दिया है भारतीय, उसका नाम है शेख हसन खान। ठीक है, शेख हसीना नहीं, शेख हसन खान। ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हो जाता है। ठीक है, पीएम है। ठीक है, तो शेख हसीना जुल्फ वाली हुए, तो शेख हसन खान। ठीक है, अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट बिसन, उस पर चढ़ाई सफल परीक्षण किया है भारतीय है शेख हसन खान। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। शेख हसन खान। चलिए अंटार्कटिका पर आगे बताएगा कि 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया का सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया है? स्वरवेद
महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किए हैं? बनारस में। कहाँ किए हैं? बनारस। ठीक है, BHU कहाँ है? बनारस में। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसका गठन 1916 में मदन मोहन मालवीय जी। सेंटर हिंदू विद्यालय का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय। एनी बेसेंट उसका गठन किया था, एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू विद्यालय। चलिए ठीक है, आधे तो बता रहे थे यहाँ पर कि दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेंद मंदिर महामंदिर का उद्घाटन हाल ही में वाराणसी में किए थे। ठीक है, वाराणसी में किया गया है मोदी जी के द्वारा। शिवाजी जो है शिवाजी गद्दी अपना जो राज करवाए थे वो कहाँ? वाराणसी में। पता है? गंगा भट्ट के द्वारा। श्री गंगा भट्ट बताए थे कि श्री गंगा भट्ट के द्वारा जो है अपना राज अभिषेक वाराणसी में करवाए थे। वाराणसी काशी, वही काशी। ठीक है, वहीं करवाए थे अपना जो है राज अभिषेक श्री गंगा भट्ट के द्वारा। श्री गंगा भट्ट के द्वारा जो करवाया गया था राज अभिषेक। किसका? शिवाजी का। शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग 1627 में। 1627 में जन्म हुआ था। 1627 में उनका जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में। और बताए थे कि 1764 और 1770 में 1764 और 1770 में सूरत को 2 बार लूटे थे। सूरत को 2 बार लूटे थे। कौन? शिवाजी लूटे थे। ठीक है, कौन लूटे थे? शिवाजी। हाँ, लुटवे किए थे। एक व्यापारी कोठी था सूरत। ठीक है, व्यापारी कोठी था, उसी को लूट लिए थे। कौन? शिवाजी लूटे थे। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि द्वारकाधीश को किसने MRF फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है? MRF फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है, उसका क्या नाम है? संदीप कुमार। ठीक है, हाँ, MRF फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है, उसका नाम है संदीप कुमार। संदीप कुमार। चलिए ठीक, संदीप कुमार। आगे बताएगा चलिए आगे बताएगा कि किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब सबसे पहली बार जीता है हरियाणा जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? हरियाणा। ठीक है, पहली बार जीता है। पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? हरियाणा। और फाइनल मुकाबला हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, आगे बताएगा भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारतीय सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहाँ? श्रीलंका में। ठीक है, कहाँ? श्रीलंका। बिल्कुल सही है। महाबेली गंगा, महाबेली, हाँ, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा। ठीक है, 335 किलोमीटर। क्या? हाँ, एटा जनजाति है, वो वहीं पाया जाता है श्रीलंका में। और इंद्रावती नदी कहाँ है? इंद्रावती नदी म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में। आगे बताएगा कि IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क किस टीम ने खरीदा है? मिचेल स्टार्क को KKR खरीदा है। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, 24.75 करोड़ में। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, चलिए आगे बताएगा 19 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दिया है? यानी 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने का मंजूरी दिया है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, पीली स्कूटी लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, डॉल्फिन को अपने जलीय पशु घोषित किया था उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, हाँ, 5 अक्टूबर 2009 घोषित किया गया था। 2009 में घोषित किया गया था, तो मना रहा है 5 अक्टूबर से। चलिए ठीक, आगे बताएगा कि अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश। अंडर 19 एशिया कप का खिताब सबसे पहले किसने जीता है? बांग्लादेश जीत लिया है। ठीक है, कौन जीता है? बांग्लादेश। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताएगा, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मंगूबाई छंगूबाई कर रहा है। आनंदीबेन पटेल।
आनंदीबेन पटेल औरत है, ठीक है, नाम सुनने में लगेगा कि पुरुष है ना औरत है। हम तो अभी जाने। चलिए ठीक है, तो अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश जीत लिए। चलिए ठीक, आगे बताएगा कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? छत्तीसगढ़ रहेगा क्या आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ बोलते आंध्र प्रदेश रहा है, ठीक है। कृषि विपणन सुधारों में शीर्ष पर आंध्र प्रदेश, और सबसे कम गरीबी मतलब सब गरीबी कम रहा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है गरीबी के मामलों में कमी आ रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बताया कि बताया कि रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? रमन सिंह को किस राज्य के विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? स्पीकर वो छत्तीसगढ़ का स्पीकर, ठीक है। राज्यसभा के मतलब छत्तीसगढ़ के राज्यसभा का स्पीकर किसे चुना गया है? राज्यसभा बोल दिए ना, विधानसभा न होगा, ठीक है। और राज्यसभा सभापति उप सभापति होता है, ठीक है। राज्यसभा में सभापति और उप सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है सभापति और उप सभापति का चर्चा हुआ 89 में, ठीक है। तो विधानसभा का ना, हो विधानसभा होगा जी। विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया किसको? विधानसभा का स्पीकर किससे नियुक्त किया गया है? रमन को, ठीक है। रमन सिंह नाम है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीट है, ठीक है। कितना है? 90 सीट। आगे बताएगा कि कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य पर आगे बता दिए थे? आंध्र प्रदेश रहा है, ठीक है। आगे बताएगा कि 2023 को IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितना प्रतिशत योगदान दे रहा है? यानी IMF के हाल में रिपोर्ट आया है, तो उसी के अनुसार भारत जो है वैश्विक विकास में कितना प्रतिशत योगदान दे रहा है? 16%, ठीक है। वही IMF जिसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में जो है IMF में कुल कितना सदस्य है? 190 190, बिल्कुल सही, 190। अंडोरा 190 अंडोरा, और नाउरू 189वां है वर्ल्ड बैंक का, नाउरू। आगे बताइएगा 2023 को कौन सा देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है महाराष्ट्र। दूसरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश कमी नहीं है, हाँ ये पूछ लेगा, ठीक है। महाराष्ट्र और दूसरा में उत्तर प्रदेश, पहला में महाराष्ट्र। वहाँ के मुख्यमंत्री शिंदे जी, ठीक है, शिंदे जी है। आगे बताएगा कि पिछले 6 वर्षों में, ठीक है, पिछले 6 वर्षों में UPI लेन देन 1 लाख करोड़ रुपये बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपया हो गया है? 1 लाख से बढ़ाकर 139 करोड़ हो गया है, ठीक है। पेटीएम को बंद करेगा ना, पेटीएम बंद हो जाएगा ना, उसका बैंक बंद होगा। नहीं, जो चला रहा है उसको चलिए आगे बताएगा बताएगा कि 2023 को किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? ग्लोबल आइकन अवार्ड यानी G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें ग्लोबल आइकन अवार्ड किसने जीता है? श्रीनिवास नायक जी, ठीक है। श्रीनिवास नायक तो श्रीनिवास नायक जो है G20 ग्लोबल में, हाँ G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन का अवार्ड जीता है। वो कौन जीता है? श्रीनिवास नायक, ठीक है। चलिए आगे बताएगा AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने किया है? AI पर वैश्विक साझेदारी के मतलब AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने किया है? भारत किया है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन AI वो तो लॉन्च किया था, ओपन AI क्या लॉन्च किया था? नहीं, चैट GPT ओपन AI। चलिए आगे बताएगा, तो हम यहाँ पर बता रहे थे कि AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने किया है? भारत ने किया है। चलिए ठीक, आगे बताएगा 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा
रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? भूवैज्ञानिक डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? भूवैज्ञानिक डेटा रिपोजिटरी किसने लॉन्च किया है पोर्टल? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं, ठीक है, प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, प्रहलाद जोशी लॉन्च किया है। रिपोजिटरी पोर्टल, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा रिपोजिटरी पोर्टल कौन लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी। चलिए ठीक, आगे बताएगा कि 2023 को किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया है? बताना है कि भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है पूनम क्षेत्रपाल को, ठीक है, पूनम क्षेत्रपाल। हाँ, तो पूनम क्षेत्रपाल को नेशनल, हाँ, नेपाल का प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था पूनम क्षेत्रपाल को, ठीक है, किसको? पूनम क्षेत्रपाल को, ठीक है। रुको 5 मिनट, ठीक है, जाइए। लेट हो जाता है तो कितना लेट हो जाएगा? इस 15 में चालू है, 5 मिनट में तो रिवीजन कर देंगे। ठीक है, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हम रिवीजन करा देते तो क्या हो जाता? बंद करिए, रहने दीजिए। नहीं, बंदों ने कर दिया।